कहानी जनतंत्र की। जी हाँ, आज द डेमोक्रेटिक मिरर द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है, कहानी जनतंत्र की। आप देख सकते हैं हम संसद भवन के प्रारंभ में खड़े हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है क्या है लोकतंत्र, क्या है प्रजातंत्र, क्या है जनतंत्र। तो हमने एक नई पहल की शुरुआत करते हुए इस विधा की पहल की है। मैं रोशन शर्मा आप तमाम लोगों का नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। डेमोक्रेसी अंग्रेजी का शब्द है, लैटिन का शब्द है दरअसल डेमोस प्लस क्रेसिया। डेमोस का अर्थ होता है पीपुल, क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। वह शासन जो जनता का शासन हो, जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदों का शासन हो। कालांतर में संयुक्त राज्य अमेरिका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने महान गेटिसबर्ग स्पीच में डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हुए कहा था, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। दुनिया का वह शासन व्यवस्था जो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा संचालित किया जाता है, लोकतंत्र कहलाता है, जनतंत्र कहलाता है। वैसे तो अगर बुनियाद में देखा जाए, मानव सभ्यता की शुरुआत में देखा जाए, जब हमने पहिया का आविष्कार किया था, हमने चक्का का आविष्कार किया था, जब हमने समय पे दूरी पाने का काम किया था, उस समय शुरुआती रुझान में आपको बतला रहा हूँ। उस समय जनतंत्र की पहली शुरुआत सोशल कॉन्ट्रैक्ट को माना गया, सामाजिक समझौते को माना गया। जब समाज के तमाम लोगों ने, तमाम जनमानस ने बैठकर यह सुनिश्चित किया कि मेरे शासन का स्वरूप कैसा होगा। आम व्यक्ति अपने दैनंदिनी के कार्यक्रम में व्यस्त रहेगा तो उनके ऊपर सत्ता का संचालन किनके द्वारा किया जाएगा। ऐसे में लोगों ने आपस में एक सामाजिक समझौता का सिद्धांत अपनाया कि हम आपस में सहमति से अपने नुमाइंदे का चुनाव करेंगे। वह नुमाइंदे हमारे बिहाफ में हमारे निर्णय को लिया करेगा। कालांतर में आज से लगभग 2500 वर्ष पहले आधुनिक एथेंस, तत्कालीन ग्रीस प्रदेश में डेमोक्रेसी की पहली शुरुआत मानी जाती है। मैंने जिस सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र किया, उसका जिक्र राजनीति वैज्ञानिक हॉब्स, लॉक, रूसो ने अपने अध्ययन में किया है। तो ग्रीस प्रदेश में छोटे छोटे राज्य की संकल्पना की गई। वहाँ पे एथेंस, स्पार्टा जैसे 5040 लोगों की आबादी वाले एक समूह को एक राज्य का नाम दिया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि क्लेस्थेनस नाम का व्यक्ति दुनिया का वह पहला व्यक्ति था जिसने डेमोक्रेसी की इस प्रतिनिधित्व प्रणाली का विकास किया था। और आज क्या इत्तेफाक है, एक महान दिन है। हम जिस विषय पे, जनतंत्र की कहानी पे चर्चा करने जा रहे हैं, उसके लिए इससे बड़ा दिन क्या हो सकता है कि ठीक आज से 1720 वर्ष पूर्व अर्थात 3 सितंबर 301 ईस्वी को सैन मेरिनो नामक प्रदेश में पहली बार इलेक्टेड डेमोक्रेसी, निर्वाचित लोकतंत्र की शुरुआत होती है। जनतंत्र के बारे में तमाम प्रकार के मतभेद, तमाम प्रकार के डिस्कोर्सेस, तमाम डिबेट्स चलते रहते हैं कि जनतंत्र में खामियां है, अच्छे प्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं, इसकी बुनियाद कमज़ोर पड़ रही है। तो मुझे याद आ रहा है प्रख्यात राजनीतिक दार्शनिक C.D. बर्न्स का वह कथन कि डेमोक्रेसी दुनिया की कितनी भी शासन खराब प्रणाली क्यों न हो, लेकिन दुनिया के अन्य प्रणालियों के बारे में, अन्य शासन की विधाओं के बारे में सोचना भी अपराध है। उन्होंने उदाहरण दिया है कि कल्पना कीजिए हम मोटर कार से चल रहे हैं, रास्ते में हमारी मोटर कार खराब हो जाती है, तो इसका क्या मतलब हुआ? हम उस कार को वहीं पे छोड़ के और आगे की यात्रा पैदल शुरू कर देंगे? नहीं, समय देश काल की परिस्थिति के मद्देनजर
समय के अनुरूप हमें अपने रणनीति में, नीति में, डेमोग्राफिक में बदलाव लाने की जरूरत है। जो देश, जो समाज स्वयं को समय के अनुसार परिवर्तित नहीं कर पाता है, उनमें कुंठा घर कर लेती है। फर्ज कीजिए, इससे पहले कि हम भारत पे आए, हमारे संविधान निर्माताओं ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों में एक महान संविधान बनाया। लेकिन संविधान लागू होने के 7 दशक के उपरांत हम यह पाते हैं कि इस देश में 100 से अधिक संविधान संशोधन हो चुके हैं। हमारे संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी थे कि उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने संविधान के भाग 20 के तहत अनुच्छेद 368 के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि आने वाले समय में, क्योंकि जैसा कि थॉमस जेफरसन ने कहा है, प्रत्येक पीढ़ी एक नया राष्ट्र होता है, प्रत्येक पीढ़ी के अपने राष्ट्र नायक होते हैं। एवरी जनरेशन इज ए न्यू नेशन, एवरी जनरेशन हैज इट्स ओन लीडर्स। तो हर समय, हर परिस्थिति, हर सदी की अपनी आवश्यकताएं होती है, अपनी अपेक्षाएं होती है। भारत के गुरुदेव, एशिया के प्रथम नोबेल प्राइज विनर कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, प्रकृति में आने वाला प्रत्येक शिशु ईश्वर का संदेश लेकर आता है कि अभी उसने मानवता से मुंह नहीं मोड़ा है। उस लिहाज से देखा जाए तो जनतंत्र आधुनिक युग में शासन का सबसे बेहतरीन रूप हो सकता है। भले उसमें कुछ विसंगतियां आई हों। अक्सर देखा जाता है कि हम जनतंत्र के साथ साथ एक और शब्द सुनने को मिलता है, गणतंत्र, गणराज्य, रिपब्लिक। भारत के लोगों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमें, भारतवासियों को, बिहार के वैशाली नामक जिला में स्थित वैशाली गढ़ को दुनिया का पहला गणराज्य घोषित होने का, पहला गणराज्य स्थापित होने का सौभाग्य प्राप्त है। जी हाँ, लगभग 600 BC पूर्व वैशाली गढ़ के तत्कालीन राजा विशाल ने अपने माता पिता के देहावसान के उपरांत स्वयं को एक अशोक पेड़ के नीचे यह अध्ययन करते हुए पाया कि नहीं, अब वह जमाना नहीं रह गया कि एक व्यक्ति शासन करेगा, उसकी इच्छाएं लोगों पर शासित होगी। कालांतर में इसी को फ्रांस की क्रांति के द्वारा लुई 16वां के बयान को लोगों ने दरकिनार करते हुए कहा था कि अब वह समय नहीं है जब कोई कहे कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। अब समय आ गया है। फर्ज कीजिए, हमारे शासकों ने, हमारे दार्शनिकों ने आज से 2500 साल पहले, ठीक उसी समय लगभग जब एथेंस में जनतंत्र की बुनियाद डाली जा रही थी, सेंट मेरिनो में पहली जनतांत्रिक सरकार कायम की जा रही थी, उससे लगभग 800 वर्ष पहले, अर्थात 527 या उससे भी कुछ पूर्व, ईसा पूर्व, हमारे वैशाली में गणतंत्र की बुनियाद रखी गई थी। अब प्रश्न है कि जनतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है, दोनों में क्या सरोकार है? तो जनतंत्र और गणतंत्र में वही अंतर है जो संविधान और संविधानवाद में अंतर है। संविधान एक दस्तावेज होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक कन्वेंशंस होते हैं, लेकिन संविधानवाद जो है वह उस संविधान को मानने की, आत्मार्पित करने की, उसे लागू करने के लिए एक चेतना है, एक वैल्यू है, एक मूल्य है, एक विरासत है। उसी प्रकार दुनिया का कोई लोकतंत्र, कोई प्रजातंत्र, कोई भी जनतंत्र अपने नैसर्गिक रूप को, अपने उदात्त स्वरूप को तब तक प्राप्त नहीं कर पाएगा जब उसमें गणतंत्र की भावना नहीं आएगी। गण का मतलब होता है समूह और तंत्र मतलब शासन, अर्थात गणतंत्र रूपी शासन पे, गणतंत्र रूपी साध्य तक पहुंचने के लिए जिस व्हीकल की आवश्यकता होती है, जिस वाहन की आवश्यकता होती है, जिस संरचना की जरूरत होती है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं। अब आते हैं
भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पे। हम प्रायः सुनते हैं कि भारत दुनिया का महान लोकतंत्र तो है ही, साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज के दिन में भारतवर्ष में 90 करोड़ से अधिक वयस्क मतदाता संविधान में प्रदत्त अनुच्छेद 326 के आलोक में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपने देश की नुमाइंदगी करने वाले जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, चयन करते हैं। जी हाँ, जनतंत्र का दो स्वरूप होता है। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, जिसके तहत हम अपने प्रतिनिधियों का चयन सीधा किया करते हैं, और दूसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। अर्थात हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, वे प्रतिनिधि आपस में एक, जैसा कि ब्रिटिश स्कॉलर गिलक्राइस्ट ने कहा है, वह आपस में एक फर्स्ट अमॉन्ग द इक्वल का चुनाव करता है, जो भारत देश में प्राइम मिनिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ, यही नॉर्थ और साउथ ब्लॉक स्थित है। भारत की जो सरकार है, मैं डिफाइन करूंगा सरकार किसे कहते हैं, वह इसी कार्यपालिका भवन में बैठकर देश के शासन प्रशासन की नीतियों को अमली जामा पहनाने का काम करते हैं। बहरहाल हम जिक्र कर रहे थे, डेमोक्रेसी दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी और प्रतिनिधित्व डेमोक्रेसी। अब दुनिया में आबादी बढ़ने के साथ साथ प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी लगभग कुछ जगहों तक सीमित रह गई है। उसका एक स्वरूप हमें स्विट्जरलैंड में दिखने को मिलता है। वहाँ जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को रेफरेंडम के माध्यम से, जनमत संग्रह के माध्यम से उनके ऊपर यह दबाव कायम कर सकती है, उन्हें अपने निर्णय लागू करने के लिए बाध्य कर सकती है। दुनिया के बाकी देशों में, भारत जैसे देशों में, आप जब एक बार अपने जनप्रतिनिधियों का चयन कर लेते हैं, विधायिका का चयन कर लेते हैं, तो उसके बाद अगले 5 साल तक हमारा भविष्य उनके हाथ में रहता है। इसीलिए प्रायः जनतंत्र के बारे में एक महत्वपूर्ण कसौटी कही जाती है कि जनतंत्र में आपका भाग्य सिर्फ एक ही व्यक्ति बदल सकता है, और वह है आप। और वह भी कैसे? बस ईवीएम के एक बटन दबाने से। दुनिया की सबसे बड़ी मौन क्रांति है। एस.वाई. कुरैशी साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति होती है तो भारत में होती है, और वह है मौन क्रांति। अब डेमोक्रेसी के कुछ पिलर्स हैं, कुछ खंभे हैं। जिस प्रकार एक मकान की बुनियाद होती है, संसद भवन की बुनियाद है, उसी प्रकार डेमोक्रेसी के 4 खंभे हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और चौथे खंभे के रूप में माना जाता है मीडिया को, जैसा कि प्रख्यात ब्रिटिश स्टेट्समैन एडमंड बर्क ने कहा था कि मीडिया इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। भारत में शासन का जो स्वरूप है वह एक राजनीतिक शब्दावली है, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। तो भारत में विधायिका, कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण आंशिक रूप से देखने को मिलता है, जबकि यहाँ न्यायपालिका पूरी तरह से निरापद है, पूरी तरह से स्वतंत्र है। जबकि अमेरिका जैसे देशों में, जहाँ शासन का अध्यक्षीय स्वरूप लागू है, वहाँ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी तीनों विंग अलग अलग काम करते हैं। जिससे पहले कि हम अगले एपिसोड में आए, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे इस श्रृंखला कहानी जनतंत्र की का मुख्य उद्देश्य है कि हम आपस में एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज को पुनः स्थापित करने के लिए अपने खोई हुई गौरव को, अपने जनता के में जो शक्तियाँ विद्यमान हैं, उसको मूर्त रूप प्रदान कर सके। अगले एपिसोड में हम जिक्र करेंगे भारत के महान नायकों का, वह चाहे पदासीन हो या पद से अलग हो, उनके बारे में श्रृंखलाबद्ध एक एक तरीके से, एक एक कैटेगरी के माध्यम से हम सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि कहानी जनतंत्र हमारे खोए हुए मूल्यों को, हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को पुनः स्थापित करने का काम करे। नमस्कार।